Okay. All right, recording has started now. Okay. Over to you, Shweta. I am going to start. दिख रहा है ना सबको? Okay. दिख रहा है, दिख रहा है. We can see this picture. Okay. Okay. So this is where we stopped last time, where we looked at Crab Nebula and the picture of supernovae captured by Hubble. Now, okay, हाँ. तो अभी पिछले हफ्ते का recap करने के लिए let's see. We would like you to answer these questions. Ayan, do you want to ask this? Sure. तो पिछले हफ्ते हमने कुछ थोड़े बहुत स्टार्स के बारे में, नेबुला के बारे में बात किए थे. तो आज हमने सोचा कि क्यों ना शुरू करने से पहले थोड़ा पिछले हफ्ते के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं, जस्ट टू सी देखने के लिए कितना हम सबको कितना याद है और कितना समझ में आता लास्ट टाइम. तो 2 ही क्वेश्चंस है. तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं, उस इमेज में हम देख रहे हैं नेबुला के बाद मेन सीक्वेंस या फिर रेड जायंट, सुपर जायंट होता था. उसके बाद वाला स्टेज क्या है? आपको अगर याद होगा कि उसके बाद 2 डिफरेंट स्टेजेस है, 2 डिफरेंट ट्रैक्स है. तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे है कि व्हाट कम्स आफ्टर रेड जायंट एंड रेड सुपर जायंट फेज. तो रेड जायंट के बाद क्या होता है, उसके 5 ऑप्शंस है, उनमें से आपको एक चुनना पड़ेगा. और रेड सुपर जायंट के बाद क्या आता है, उसमें 5 ऑप्शंस है, वो एक चुनना पड़ेगा. तो आई थिंक मेरे ख्याल से कोई एक पर्टिकुलर स्कूल से जाते हैं. मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ शशि जी के स्कूल में बहुत स्टूडेंट्स हाथ खड़े कर रहे हैं. तो क्यों ना हम शशि जी के स्कूल पे जाते हैं. एंड शशि जी, अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट माइक के पास आके आंसर देना चाहेगा तो दैट विल बी ग्रेट. सभी को नमस्ते. मेरा नाम एकता है. मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ. नमस्ते एकता. बोलिए. शशि जी आप म्यूट हो गए दोबारा. नमस्ते एकता. हाँ, अब सुनाई दे रहा है, आप बताइए. पहले सुनाई नहीं दे रहा था. प्लेनेटरी नेबुला. कौन सा वाला, पहला वाला या नीचे वाला? फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला. फर्स्ट. और सेकंड वाला क्या होगा, आपको क्या लगता है? सेकंड वाला यहाँ से देखिए. सेकंड वाले में क्या होगा? सुपरनोवा. सुपरनोवा. तो एकता का आंसर है प्लैनेटरी नेबुला और सुपरनोवा. तो श्वेता आंसर देख ले. शी इज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज सुपरनोवा. नाइस. So let's go to the next slide. तारा होता है जो कि मतलब उसका बहुत हाई मास होता है, तो उसे हम सुपरनोवा बोलते हैं. जो विस्फोट होता है तो सुपरनोवा बोलते हैं. ये सुपरनोवा. जी बिल्कुल, बहुत बड़ा विस्फोट होता है. इसके बारे में हम लास्ट वीक बात किए थे. अगर किसी को रिकैप चाहिए, अगर किसी ने मिस किया होगा लास्ट वीक, तो डेफिनेटली आप लास्ट वीक का वीडियो देख सकते हैं. बट हाँ, अभी के लिए एकता ये बिल्कुल सही कहा. एक्सेलेंट. एक्सेलेंट. हाँ, वेरी वेल डन एकता. तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है. मैं इस पे और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीडियो पे हम बोल चुके हैं. तो अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं और वो क्वेश्चन हम देवेंद्र कुमार जी के क्लास को करते हैं. So the question is कि a star always experiences 2 opposing forces. One is gravity pulling it inward. What is the other outward force? तो स्टार जो होता है, जो नॉर्मल स्टार होता है, वो हमेशा उनमें से 2 फोर्स काम करते हैं. एक अंदर वाला अंदर धकेलता है और एक उसको बैलेंस करता है बाहर धकेल. तो अंदर वाला जो फोर्स है, अंदर जो पुश कर रहा है, वो है ग्रेविटी. बट बाहर वाला फोर्स कौन सा है? तो ऑप्शंस है कि बाहर वाला फोर्स इज ग्रेविटी, मतलब वो बाहर वाला भी ग्रेविटी है, या फिर बाहर वाला फोर्स प्रेशर फ्रॉम बर्निंग फ्यूल इनसाइड द स्टार है. जो स्टार के अंदर जो फ्यूल बर्न कर रहा है, उसका प्रेशर से बाहर का फोर्स क्रिएट हो रहा है, या फिर स्टार के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स है जिससे बाहर वाला फोर्स क्रिएट हो रहा है, या फिर फाइनल ऑप्शन है कि आसपास के जो स्टार्स है उनके गुरुत्वाकर्षण के लिए, उनके ग्रेविटी के लिए वो आउटवर्ड फोर्स क्रिएट हो रहा है. तो देवेंद्र जी, आपके स्कूल से कोई स्टूडेंट आगे आके आंसर देना चाहेगा?
Sir, second number. Good morning, Devin. sir. Good morning. Good morning. Number आएगा. कौन सा मुझे सुनाई नहीं दे ये रहा. ये सर बोला सेकंड नंबर बोल रहा है. सेकंड From नंबर. Burning Pure. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आपका नाम क्या था? कुमार. इसका नाम सर प्रशांत है. प्रशांत. प्रशांत. प्रशांत बिल्कुल सही जवाब. वेल डन अगेन. इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बता. बहुत बढ़िया प्रशांत. बहुत बढ़िया. तो एज यू कैन सी सेकंड वाला सही जवाब है. तो स्टार का बाहर से अंदर की तरफ जो फोर्स होता है वो है ग्रेविटी. वो चाहता है कि स्टार को और भी छोटा करता है, दबाते जाता है. और अंदर स्टार के जो फ्यूल बर्न होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादातर फ्यूजन से बर्न होता है, उस बर्निंग के प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बाहर वाला फोर्स क्रिएट होता है. तो ये जो बाहर और अंदर का फोर्स बैलेंस करते हैं, तो इसलिए स्टार बना रहता है, नो फूट नहीं जाता है और अंदर भी नहीं जा जाता है. तो ये थोड़ा सा रिकैप था हमारा लास्ट वीक का सब्जेक्ट्स पे. तो अब हम इस वीक का स्टार्ट करते हैं. हम लास्ट वीक पे हम स्टॉप किए थे कि स्टार अगर डेथ होता है तो उसके बाद क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. तो आई थिंक ओवर टू यू श्वेता. We will learn a bit more about the death of stars, and we'll start from there. All right. So now we'll go towards yes. So now we'll talk about the deaths of the stars. Okay. So what we will do is so abhi tak we have learned about how a star will explode into either a supernovae or a planetary nebulae and form a white dwarf or a neutron star or a black hole. Right? Oh God, I'm having problem. Okay. So this is what we had studied, right? Now going on to understanding what these objects are, the remnant objects are, like what is it. So हमने हर चीज में बोला था जैसे planetary nebula में there's a tiny core inside which will become a white dwarf, right? In supernova again there would be a core that will either become a neutron star or a black hole. So now we'll study this core that has been formed. The first thing, the first kind of core that we see is the white dwarf core. So this is the one where you have a little star, something like our sun, and the sun has now become a red giant and exploded into a planetary nebula, and it's left a hot, dense core inside. Now, this hot, dense core, what happens is now, because it is very compact, so this is now gravity is really strong, it's pulling all the matters inwards and it's becoming denser and denser. Okay. Now, when this happens, there comes a stage when the gravity can no longer pull because there's a new force, a force that was no longer in play before. This force starts to play and starts to oppose gravity. This force is something that we call as electron degeneracy pressure. So this is a very special kind of force that comes from the fact that electrons don't like to be pushed beyond a certain limit. When you start pushing electrons, so like everything as your stars will be made up of matter, so they'll have electrons, an electron cloud. When you try to push the electrons close by, electrons don't like to be pushed closer than a certain amount. As soon as you try to push them closer than they are comfortable with, they start to push outwards. And this is what we call as an electron degeneracy pressure. And this force counterbalances the gravitational collapse. Okay. And the star that you form when this happens is called a white dwarf. So the white dwarf is a sort of dead star where the gravitational collapse is counterbalanced by the electron degeneracy pressure. So what happens is when this white dwarf is born, it's born very hot. It generally glows in ultraviolet radiation range. It's very hot. It looks white in the optical. And what happens is, but there is no way it can generate more heat. What it is, the heat that it is generated is all during the supernova, during the planetary nebula explosion and in its lifetime.
is all the heat that it has. So what happens is it is going to now cool down as it radiates away energy, and the brightness is, you expect the brightness to become dimmer and dimmer. And if you leave a white dwarf for an indefinite amount of time, it goes into this state called as a cold black dwarf, because now it eventually it will cool down, become a cold star, and because it no longer burns fuel or generates energy, it will become black, or you cannot see it. It doesn't emit any kind of energy, right? However, what we see is that this time scale for cooling is longer than the current age of universe. So essentially, we do not know any white dwarf that has become a cold black dwarf. So the good news with this is that practically little stars, they will always glow long after they die, as long as we know. And we expect our sun to become a white dwarf. So probably sun is going to glow for as long as our universe survives at this moment, or as long as we expect the universe to survive. So Ayan, do you want to translate stuff, if just so that? हाँ जी, जरूर, डेफिनेटली। हाँ, तो पहले तो किसी को इस स्टेज पे कोई क्वेश्चन है, या फिर मैं थोड़ा जल्दी से समराइज कर दूं हिंदी में? जी सर, कर दीजिए थोड़ा बच्चों की हेल्प के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें क्या होता है, तो जैसे हमने देखा कि 3 डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं स्टार्स के डेथ के बाद। उसमें इससे एक स्टेज है व्हाइट ड्वार्फ। तो व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, उसमें जब वो एक्सप्लोजन हो जाता है, वो प्लेनेटरी नेबुला बन गया, वो जो उसका जो अपना सारा जो मटेरियल था, जो गैस था, वो बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो बच जाता है, वो बिल्कुल एकदम, जो अब हम थोड़ी देर पहले बात किया ना कि ग्रेविटी अंदर पुल कर रही है, तो बाहर कुछ तो उसको पुश करना पड़ेगा, राइट, उसको बैलेंस करने के लिए। तो नॉर्मल स्टार, जब स्टार जिंदा होता है, तब बाहर पुश करता है फ्यूजन, जैसे कि अभी प्रशांत ने बताया। तो इसमें क्या होता है, जब व्हाइट ड्वार्फ बन गया, तब कुछ अंदर बर्न नहीं हो रहा, तब कोई फ्यूल नहीं बचा, सब फ्यूल खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर से बाहर पुश होता है। तब ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर? तो मान लीजिए आपके पास मैग्नेट्स है, राइट। मैग्नेट तो आपको पता होगा, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है, या फिर एक साइड होता है। तो एक पर्टिकुलर साइड होता है, तो जैसे कि हम 2 मैग्नेट को पास लाए, तो वो अगर अलग अलग साइड्स को पास लाए, तो वो मैग्नेट चिपक जाते हैं, है ना। बट अगर सेम साइड मैग्नेट को हम पास लाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरे को पास आने नहीं देते हैं, राइट। रिपेल होता है, रिपल्शन। तो उसी हिसाब से, उसी तरह सिमिलर एक फोर्स होता है। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस चीजों से सारे अणु जो होता है, सारे एटॉम्स इससे बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चीज है, आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास लाने की कोशिश करते हैं, तो वो रिपेल करता है, तो वो रेजिस्ट करता है, मतलब वो पास आना नहीं चाहता है, राइट। तो उसको एक फोर्स, ऑपोजिट फोर्स मिलता है। तो इसी चीज से व्हाइट ड्वार्फ के अंदर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इतने पास पास छोटे से जगह में एकदम पैक्ड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पास आना पसंद नहीं करते, तो वो हमेशा बाहर धकेलते होंगे। तो वही जो बाहर धकेलने वाला प्रेशर है इलेक्ट्रॉन्स के, वो करता है ग्रेविटी को बैलेंस। तो एक बार ऐसे ये स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, वो फ्यूल जो है, जो वो बर्न हो रहा होता है नॉर्मल स्टार में, वो फ्यूल तो खत्म हो गया। तो अब वो लाइट कैसे दे रहा है? वो लाइट दे रहा है बिकॉज फ्यूल हालांकि खत्म हो चुका है, बट उसने अपने लाइफ टाइम में, अपने जीते हुए टाइम में इतना ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस किया, इतना ज्यादा लाइट प्रोड्यूस किया, कि वही लाइट अभी थोड़ी थोड़ी करके वो रेडिएट कर रहा है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा करके वो छोड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक दिया है, ठीक है, तो दिया या ना, मान लीजिए मोमबत्ती है। मोमबत्ती का जो वो विक होता है, तो वो जब मोमबत्ती जलता है, तो ऑब्वियसली उससे रोशनी मिलती है। जब बुझा देते हैं, तो बुझाने के तुरंत बाद ही उसका थोड़ा एक ऑरेंज जैसा एक ग्लो रह जाता है, राइट। वो थोड़े थोड़े देर जाके ठंडा होता है। बुझाने के तुरंत बाद ही वो जो थोड़ा सा एक आग जलता है, राइट, ऑरेंज कलर का। तो वैसा ही मान लीजिए जो व्हाइट ड्वार्फ है, वो बुझ गया मोर और लेस, क्योंकि उसका जो फ्यूल था वो खत्म हो गया। बट वो जो उसका जो शेष है, उसका जो रह गया, जो रेमिनेंट, वो थोड़ा थोड़ा करके वो एनर्जी लूज करता है। वो थोड़ा थोड़ा करके इतना स्लोली एनर्जी लूज करता है कि उसको पूरा एनर्जी लूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। उतना ज्यादा टाइम, उतना ज्यादा उम्र अभी यूनिवर्स का ही नहीं हुआ। मतलब
कोई भी हम जैसे जिसको बोलते हैं फोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब कोई भी आसपास के टाइम में वो व्हाइट ड्वार्फ पूरी तरह नहीं बुझ पाएगा, तो वो ऐसे थोड़ा 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 करके से जल रहा है, वैसा ही जलता जाएगा। तो हमारा सन भी एक ऐसा ही स्टार है, वो छोटा स्टार है, इसलिए हमारा सन भी जब एक्सप्लोड कर जाएगा, प्लैनेटरी नेबुला बन जाएगा, जो उसका शेष जो रह जाएगा वो भी बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही नम तरीके से जलता रहेगा बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। तो यही था थोड़ा समरी। तो इसके बाद किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस पे, किसी को कोई डाउट है? मुझे कोई हाथ नहीं दिख रहा है तो No, sir. हाँ जी, थैंक यू। ओके, श्वेता प्लीज प्लीज टेक इट अवे। So the second kind of remnant that we see is neutron star. So now you have a big star that has become a super red giant. It's gone into a supernovae, and then there's a core that's left. So this core can become one of two things. It can either become a neutron star or a black hole, right? So now we'll talk about neutron star. So generally when we say massive, what we mean is it's more massive, about 8 times more massive than our sun. Our sun is a very small star for us, right? So now we are talking about these stars. They've already gone supernovae, and there's a core that's left. Now, just like in the white dwarf, you have, now that they've collapsed, that the core is now subjected to self-gravity. So it's now collapsing because of self-gravity. However, the gravity is now much stronger than it was in the case of white dwarf, because gravity is more strong for a large star. Larger the mass you put, more the gravity there is, right? So now it's not the electron degeneracy pressure. In fact, what happens is that it starts crushing the core so much that the electron and proton come together. So they're actually forced to join together, and they will form neutrinos and neutrons. Okay, so these are two neutral particles that are formed when protons and electrons sort of are squeezed together and are made to form and are pushed together into neutrinos and neutrons. Neutrinos are these tiny particles, and they escape away easily. And what is left is like a core that's made up of neutrons. A way of imagining this is like, you know, how you have atoms. You have a nucleus of the atom, and then you have electrons, right? So this entire star almost looks like a nucleus of an atom. So this is like made up of neutrons, all of them packed together very densely. In fact, it's so dense that you can compress about a star that is like 8 times the sun's mass of sun, or greater than that, into a tiny radius sphere of 10 or 20 kilometers radius. And the pressure here, or the density of the matter here, is immense. It's like 10 power 17 kilograms per meter cube. In fact, this is the densest matter that we know. And for us as scientists, these stars are extremely interesting because we have never seen matter so dense. We do not know how matters behave when it is so dense. And so a lot of study is going to understand, to understand the stars and how materials or matter behave when they're at such high temperature, at such high density. And so these are very these are mysterious stars even for scientists. We have seen this in many ways, but there are things that we are still trying to understand, and these are very important objects for us. Yes, that's about what I want to say about neutron stars. Ayan, do you want to summarize it again? डेफिनेटली मैं क्विकली थोड़ा समराइज कर देता हूँ न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। तो जैसे कि श्वेता ने कहा, पिछला वाला जो स्टार हम देख रहे थे, ड्वार्फ स्टार बनता है प्लैनेटरी नेबुला के बाद, और दूसरा कैटेगरी जो है वो है सुपरनोवा के बाद क्या रह जाता है। सुपरनोवा के बाद भी दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या फिर ब्लैक होल बन सकता है। न्यूट्रॉन स्टार बनता है उसी कैटेगरी में, उसी क्षेत्र में, जब उसको एक सर्टेन, एक निर्दिष्ट एक उसका वजन होता है, उस वजन से अगर वो ज्यादा होता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है, जिसके बारे में हम इस बात करेंगे, और उस वजन से अगर कम होता है स्टार जो, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। न्यूट्रॉन स्टार
आप मान लीजिए उसका जो फोर्स ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटी अंदर पुश कर रहा है। पिछला वाला केस में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन को बहुत पास पास ला रहे हैं तो वो रिपल्शन हो रहा है, तो वो फोर्स ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। इस केस में बहुत ही सिमिलर चीज होता है, बस इसमें फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन के बजाय यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है, राइट। वो इलेक्ट्रॉन का स्टेज क्रॉस कर चुका है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके न्यूट्रॉन्स बन गए ऑलरेडी। और न्यूट्रॉन का भी एक सेम वो आदत है, ज्यादा न्यूट्रॉन को एक साथ एक बहुत नजदीक लाओगे तो वो रिपेल करते हैं, तो वो नजदीक नहीं आना चाहते। तो इसमें वही होता है, इसमें जो ग्रेविटी के लिए न्यूट्रॉन्स एकदम साथ पास पास आ जाते हैं, और जितना पास आते हैं वो उतना एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रहा है, राइट। मान लीजिए आप में से कि 50 स्टूडेंट्स को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया, कैद कर दिया एकदम फोर्स करके, ठीक है, तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली उतना खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, राइट। आप एक दूसरे को धकेलोगे, जैसे कि बहुत भीड़ होती है जब स्कूल बस में, कभी कभी ये होता है कि एक दूसरे को धकेल रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है काफी। तो यही हो रहा है न्यूट्रॉन स्टार की एकदम अंदर में। न्यूट्रॉन्स इतने सारे हैं, इतने सारे, बहुत ही छोटे जगह में उनको भर दिया गया है ताकि वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो वो जो पुश है, वो फोर्स है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर। वो है ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। और वे इतना बड़ा मजेदार एक ऑब्जेक्ट है, इसको साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं, हम सब अभी स्टडी कर रहे हैं, पूरी तरीके से इनको हम समझ नहीं पाए हैं। हालांकि कुछ हद तक डेफिनेटली समझते हैं, बट इससे और भी पल्सार जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम बाद में शायद बात करेंगे। और एक और खास बात यह है कि इतना इसमें डेंसिटी ज्यादा होती है। आप मान लीजिए कि आप अर्थ में, पूरे विश्व में जितना मैटर है अर्थ में, हम है, समुंदर, पहाड़, पेड़, नदी, सब मिला के जितना चीजें हैं, जितना सामान है, पूरा को लेके, वो पूरे चीजों को लेके अगर मैं एकदम कंप्रेस करके एक मार्बल जैसा होता है या फिर एक छोटा कॉइन के वॉल्यूम में अगर पूरा पैक कर दो, तो आप समझ सकते हैं कितना डेंस हो जाएगा, कितना उसका घनत्व बढ़ जाएगा। पूरे अर्थ में जितना सारा चीजें हैं, सबको लेके मैं एकदम दबा के एक मार्बल में चेंज कर दिया, एक मार्बल के अंदर डाल दिया, तो एकदम डेंसली पैक्ड हो जाएगा। उतना ही डेंसिटी है न्यूट्रॉन स्टार के अंदर, इसीलिए वो इतना न्यूट्रॉन का जो फोर्स है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर सकता है। तो वो बहुत ही बहुत बहुत डेंस ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि बहुत कम ही इससे ज्यादा घनत्व के स्टार्स हमको मिलते हैं ब्रह्मांड में। तो ये बहुत ही एक खूबी है इनके बारे में। और बाद में भी बात करेंगे न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, बट अभी ओवर टू यू श्वेता फॉर ब्लैक होल्स। So the final object that we have in when the stars explode into supernovae are these things called black holes. And so these things are by far one of the most beautiful and the most exotic objects that we see in the universe. So what are black holes? So now black holes are when you have a star that is bigger than what formed a neutron star. So it is much bigger. And so the gravity is very, very strong. Even the neutron degeneracy pressure, or the neutrons not wanting to be next to each other, even that is not able to support the gravitational collapse. So gravity is stronger than that, as gravity is now crushing even that kind of a core. And ultimately what happens is it just becomes into these things called black holes. What are these black holes? Black holes, I think about space-time as a fabric. And black holes are literally like a hole in it. So they are something that we scientifically call as singularities. And they're essentially these points in the space-time, which is curved to an extent that it looks like a rapture in the space-time. It just is like a hole. That's the easiest way of thinking about them. These are also very mysterious in the sense that you cannot actually see these holes. They're always covered by something that we call as event horizon, which we will talk very soon in like 2 slides afterwards when we are talking about bigger black holes. Okay. So the thing I want you to remember here is like black holes are the densest regions of the space-time. They are like singularities in the space-time. And the interesting thing about it is they do not emit any kind of light or any kind of radiation.
at least classically. And what you see is that you can never actually see them, you only see their effects. You can see them, for instance, when they collide with each other, they generate these things called gravitational waves. Or you can see them as just like how you look at a magnifying glass and you see that the image that you see in a magnifying glass is distorted. So you can see that when there is a galaxy or when there is a when there's a structure that is behind the black hole, you see a lensed image, just like how you could use a magnifying glass and you see a lensed image of what is behind it. So you can see that. So the picture on the slide is a lensing effect, where you see the black hole sort of lensing what's behind it. Or you can have these things called X-ray novas, for instance, which is a very beautiful phenomena where the black hole sucks the matter out of a star, and then at some point it starts glowing, ejecting a jet, which is what we call as X-ray nova. So essentially, we don't actually see the black holes, but we see their effects and we sort of understand where the black holes are. We will go more into details of how a black hole looks and what are the parts of it in like 2 slides. But let I summarize this for me, please. Definitely, Sweta. Thank you, Sweta. That was a really nice explanation. तो मैं जल्दी से ब्लैक होल का भी थोड़ा समरी बता देता हूँ. ब्लैक होल आप में से आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, शायद आप सबको ऑलरेडी पता है ब्लैक होल के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत. तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ब्लैक होल के बारे में जितना ही बोलूं उतना कम होता है. तो जो हमने लास्ट देखा कि न्यूट्रॉन स्टार जो होता है उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी को बैलेंस करता है न्यूट्रॉन प्रेशर, राइट. न्यूट्रॉन फोर्स आउटवर्ड होता है. अब अगर स्टार का जो मास था, जो वजन था शुरू में, वो इतना ज्यादा था, बहुत ही बड़ा स्टार अगर था वो, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन का जो प्रेशर है आउटवर्ड वो भी काफी नहीं होगा ग्रेविटी को रोकने के लिए. तो ग्रेविटी न्यूट्रॉन के फोर्स से बेसिकली ओवरपावर कर जाएगा, न्यूट्रॉन के फोर्स को हरा देगा और एकदम सेंटर तक सब कुछ दबा देगा. तो एकदम सेंटर तक जब सब कुछ कंप्रेस हो जाता है, वो एकदम पॉइंट पे चला जाता है. जो सारा मैटर था, मान लीजिए वो जो जैसे कि मैंने बोला था, अर्थ का जितना सारा चीजें है वो अगर हम एक मार्बल के अंदर कंप्रेस कर दे, मार्बल के अंदर अगर फिट कर दे, तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार जैसा डेंस, जैसा घनत्व. मान लीजिए उससे भी अगर छोटा कर दे, एक पॉइंट पे ला दे, जो भी सारा सामान है वो बन जाएगा फिर ब्लैक होल. क्योंकि ब्लैक होल में होता है सारा सब कुछ एक पॉइंट पे जाके कंप्रेस हो जाता है. वो पॉइंट को हम एस्ट्रोनॉमी की भाषा में बोलते हैं सिंगुलैरिटी. और वो इतना ही उसकी इतने सारे खूबी है, उसके इतने सारे प्रॉपर्टीज है, वो हम थोड़े 2-3 स्लाइड बाद डिस्कस करेंगे. वो इवेंट होराइजन क्या होता है एक्सेट्रा. बट अभी ब्लैक होल इतना ही डेंस है कि उसके आसपास कोई भी जाए, या फिर कोई भी सामान जाए, कोई भी मैटर जाए, या फिर इवन लाइट तक उसके अगर थोड़ा पास चला जाता है तो वहां से वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो ग्रेविटी है बहुत ही स्ट्रांग है. मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, एक फ्लैट सड़क पे दौड़ रहे हैं, और सड़क पे मान लीजिए थोड़ा सा डेंट है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो गड्ढा है, ठीक है. अब अगर बहुत जल्दी बहुत तेज अगर दौड़ रहे हैं या फिर बहुत तेज अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो गड्ढे में आप थोड़ा सा गिरेंगे, बट आप तुरंत उठ जाएंगे, राइट. अब निकल जाएंगे. अब मान लीजिए गड्ढा थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गया, अब अगर बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं तो डीप गड्ढे से भी आप निकल जाएंगे. ऐसे करते करते मान लीजिए जो गड्ढा है वो भी गड्ढा नहीं हो, एकदम बिल्कुल सीधा, एकदम कुएं जैसा है. तो एक बार अगर कुआं आ गया सड़क पे, तो अब चाहे जितना जल्दी ड्राइव कर रहे हो या फिर जितना जल्दी भाग रहे हो, आप एक बार जो जाएंगे कुआं के अंदर, आप वापस नहीं आ पाएंगे. तो लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. लाइट या कोई भी चीज जो ब्लैक होल के बहुत पास मंडराता है, उसके साथ यही होता है. लाइट सबसे तेज ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में, राइट. लाइट से ज्यादा तेज कुछ नहीं भागता. बट इतना तेज भागने के बावजूद लाइट अगर ब्लैक होल के थोड़ा पास आ जाए, तो वो कुएं में गिर जाता है, वो वापस नहीं आ पाता. इससे क्या होता है, इससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमको ब्लैक होल से डायरेक्टली नहीं मिलता, क्योंकि हम ब्लैक होल देख नहीं पाते. हम किसी चीज को तभी देखते हैं जब उससे कुछ लाइट आके हमारी आंखों पे गिरता है. जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप हम लोग को देख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन जो है उससे लाइट आके हमारी आंख तक पहुंच रही है, इसलिए हम देख पा रहे हैं. ब्लैक होल से कोई लाइट निकलता ही नहीं है, तो हम कैसे देखें ब्लैक होल. इसलिए ब्लैक होल को डायरेक्टली देखना नामुमकिन है. हम उसको इनडायरेक्टली देखते हैं. इनडायरेक्टली देखते हैं मतलब
ब्लैक होल के आसपास जो चीजें है वो बहुत प्रभावित होते हैं ब्लैक होल से, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होता है, अगर दो ब्लैक होल टकराते हैं आपस में, तो बहुत ही स्पेस में एक वेव का वो होता है, इवेंट होता है, उसको ग्रेविटी वेव बोलते हैं। उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जब मान लीजिए ब्लैक होल के आसपास स्ट्रॉन्ग लेंजिंग बोल के एक इफेक्ट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल इतना डेंस है, इतना ज्यादा ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है उसका, वो उसके आसपास लाइट को बेंड कर सकता है। और लाइट को क्योंकि वो बेंड कर सकता है, वो एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जैसे कि हम जिससे हम छोटे छोटे अक्षर जो पढ़ते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा बन जाता है जब ब्लैक होल के पास हम लाइट बेंड होता है। तो वो लाइट के बेंडिंग से भी हम देख सकते हैं कभी कभी क्या, चलो यहाँ पे ब्लैक होल होगा क्योंकि लाइट बेंड हो रहा है। और कुछ कुछ जगह पे एक्सरे भी एमिट करते हैं ब्लैक होल के आसपास, जो नोवा होता है या फिर जो एक्सप्लोशंस होते हैं जो बाकी स्टार्स रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे ब्लैक होल है, क्योंकि वो अपने आसपास के चीजों को इफेक्ट कर रहा है, अपने आसपास की चीजों को खा जा रहा है, कॉन्स्टेंटली खा रहा है, तो उसके बहुत एनर्जी रिलीज होता है। बट डायरेक्टली ब्लैक होल को हम देख नहीं पाते हैं। तो इससे और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे 2 स्लाइड बाद। बट फिलहाल यही टोटल था कि कि स्टार जब डाई होता है, स्टार जब मर जाता है, जब उसके अंदर फ्यूल नहीं बचता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है, या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, या फिर वो ब्लैक होल बन जाता है। तो ये था समरी। अब आई विल गिव इट ओवर टू यू श्वेता फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। क्या सर हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल की जो डेंसिटी है वो अनलिमिटेड यानी अनंत हो जाती है, और जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है? क्या ये कह सकते हैं ब्लैक होल के बारे में सर? बिल्कुल कह सकते हैं। जो सिंगुलैरिटी होती है, जैसे कि मैंने कहा, श्वेता ने कहा, सिंगुलैरिटी होती है, एक पॉइंट पे सब कुछ आ जाता है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, आपके स्टूडेंट्स को पता होगा कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, राइट? तो मास जो भी होता है, जो भी था, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम जो है वो एक पॉइंट का वॉल्यूम 0 होता है, जैसे कि देवेंद्र जी ने कहा। तो वॉल्यूम क्योंकि 0 हो जाता है, तो डेंसिटी हो जाता है इनफाइनाइट। इसीलिए उसके ग्रेविटेशनल पावर को कोई हरा नहीं सकता। यही यही समरी है। थैंक यू देवेंद्र जी। ठीक है। सो नॉट ऑल ब्लैक होल्स आर डेड स्टार्स। तो अभी जो पहले हमने ब्लैक होल देखा था, स्टेलर मास ब्लैक होल है, those were forming because a massive star died in a supernova. But the thing is, the phenomena of existence of black hole is beyond just the stellar collapse. So black holes are also formed in other ways. And in fact, it is a thing that people still research on about what are the different ways in which a black holes can form. What we are going to now look at is something called a supermassive black hole. So these are black holes that are about 10,000 times the mass of our sun to 1 billion times the mass of our sun. So they're really gigantic black holes. And today we know that most of the galaxies have one of these giant black holes at their center. Okay. So just like 1 minute summary of what a galaxy is. Galaxy is generally anything that is gravitationally bound to a center, to a core. And generally these are comprised of system of stars, some stellar remnant, interstellar gases, dusts, everything else what you can think of. So the galaxy that we live in is called the Milky Way, and we know that at the heart of our Milky Way, we have a giant supermassive black hole. So the one that is at the center of our galaxy is called Sagittarius A. Okay, so essentially our galaxy looks like in this picture. So you have a core, which is Sagittarius A, and then there are spiral arms of the galaxy, which has stars, interstellar dust, systems of whatever objects of the universe that you have. Okay, so now I'm going to talk more about the core, about the supermassive black hole that is at the heart of the galaxy. So like we just said, how do we find this galaxy? So you're seeing 2 pictures here. The first one is an artist impression.
And what you're looking at is a black hole. It's feeding on its accretion disk, or it can also feed from a bigger star, doesn't matter. So essentially, when you take a black hole close to a star, it starts to pull matter away from the star, and this matter starts revolving around the black hole, forming sort of a disk. Okay. And as it flows, because you're pulling matter away from a star into regions of very high gravity, you have a lot of bizarre phenomena that happen, such as they will heat up to become a very hot fluid. And as the black hole fades, you have these phenomena such as X-ray novas, luminous quasars, jets, etc., which we can observe in different bandwidth of electromagnetic observation. So this is the traditional way of finding a black hole. Very recently, by very recently, I mean about an year ago or so, we actually did this thing called black hole imaging. Here, what we do is we take one of these galaxies, one of these black holes, like our Sagittarius A, for instance, right? And we actually have a network of radio telescopes that actually captures the shadow of the black hole. What you see here, the black dot in the image on your right is the shadow of a black hole. So you know that there's a black hole around it, and the disk and the colored contour that you see is the matter that forms its disk, or like the image of a lensed image of the disk of the black holes. For instance, on the left, you see the disk. On the right, what you see is like the image of the disk itself. This is one of the most direct ways that we have found to see a black hole. Ian, do you want to summarize this before I go forward? Definitely, बिल्कुल. Thank you, Shweta. तो हम लास्ट 2 स्लाइड्स के पहले तक हमने ये देखा कि स्टार्स अपने डेथ के बाद ब्लैक होल भी बन सकता है, राइट? बट सारे ब्लैक होल स्टार्स के डेथ के बाद नहीं बनते. स्टार्स के डेथ के बाद जो ब्लैक होल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल्स. मतलब स्टार के मास वाला ब्लैक होल, स्टार के जो वजन है उसी वजन का ब्लैक होल, क्योंकि स्टार खत्म होके ब्लैक होल बन रहा है तो वजन सेम ही रहता है मोर और लेस. बट और भी ब्लैक होल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स. मतलब बहुत ही ज्यादा मास, बहुत ही ज्यादा वजन का ब्लैक होल. इतना ज्यादा वजन कि उस ब्लैक होल का वजन पूरे गैलेक्सी के वजन के सिमिलर होता है. ठीक है, उसके कुछ 10% टाइप्स होता है. गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी होती है एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर, जैसे कि अपना मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाशगंगा बोलते हैं हम उसको. तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा स्टार्स होता है, बहुत सारा गैस होता है, डस्ट होता है, वो ऐसे घूमता रहता है, राइट? बट सवाल ये है वो किसके आसपास घूम रहा है, किसके चारों तरफ घूम रहा है? जैसे कि हमारा जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, अर्थ है, वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है, वो किसके आसपास घूमता है? सन के आसपास घूमता है. जो सूर्य है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं. तो जो गैलेक्सी है, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, उस गैलेक्सी के आसपास सारे ऐसे सूर्य मंडल है, सारे तारा, बहुत सारे तारे हैं, गैस है, डस्ट है, बहुत कुछ है, वो घूम रहा है, बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा है. और किसके चारों तरफ घूम रहा है? वो बहुत खोज करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि वो सेंटर में, गैलेक्सी के सेंटर में बहुत ही ज्यादा वजन वाले ब्लैक होल्स होते हैं. वो ब्लैक होल्स कैसे आते हैं, कैसे पैदा हुए, कैसे स्टार्ट हुए, अब हमको अभी तक नहीं पता. ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एंड रीसेंट टॉपिक है रिसर्च का. बहुत सारे साइंटिस्ट अपने पूरे करियर इस पे लगा चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जैसे, या फिर पोस्ट डॉक्स है, या फिर प्रोफेसर्स हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. तो अब हो सकता है कि अब से 5-6 साल या कुछ साल बाद आप में से, स्टूडेंट में से कोई आगे जाके अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़े तो इसी पे रिसर्च करे कि सुपरमासिव जो ब्लैक होल होता है गैलेक्सी के एकदम बीच में, वो कैसे आते हैं. वो हमको अभी तक नहीं पता. बट हमको ये पता है कि जब वो बन जाते हैं, किसी तरह बन जाते हैं, कैसे भी बना, उसके बाद वो पूरा गैलेक्सी को पकड़ के रखता है. वो पूरे जो गैलेक्सी उसके चारों तरफ घूम रहा है,
वो एकदम बिल्कुल स्टेबल एक सिस्टम बन जाता है, जैसे कि सन सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। तो अपना जो गैलेक्सी है, मिल्की वे जो आकाशगंगा गैलेक्सी है, उसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। वो बहुत सालों तक हमको पता था कि एक है कुछ इनडायरेक्टली, जैसे कि मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि इनडायरेक्ट मेथड्स होता है, उससे हमको पता चलता है। श्वेता, इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कुछ कुछ ऐसे इंटरेक्ट मेथड होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि क्योंकि ब्लैक होल से कुछ बचता नहीं है, कुछ भाग नहीं सकता, सब ब्लैक होल के अंदर ही जा मिटता है इवेंचुअली, कभी ना कभी वो ब्लैक होल के अंदर ही जाएगा। ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है, बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसके आसपास बहुत सारा गैस और स्टार्स का कलिजन हो रहा है, बहुत सारा धक्का धक्की हो रहा है। वो धक्का धक्की इतना वायलेंट है, इतना डेंजरस है कि उसमें से बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा लाइट निकलता है, जो कि गामा रे, एक्स रे, ऐसे ऐसे वेवलेंथ पे आते हैं। वो गामा रे, एक्स रे हम डिटेक्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि ब्लैक होल के आसपास बहुत सारा एक्टिविटी चल रहा है। ब्लैक होल तो हम देख नहीं सकते क्योंकि ब्लैक होल से लाइट डायरेक्टली निकलता ही नहीं है, बट उसके आसपास बहुत सारा एक्टिविटी, बहुत सारा तामझाम देखते हैं कि अरे कुछ गामा रे निकल रहा है, कुछ एक्स रे निकल रहा है, मतलब कुछ चल रहा होगा यहाँ। तो ऐसे इनडायरेक्ट मेथड से डिटेक्ट करके हमको पता था कि चलो कुछ तो ब्लैक होल है हमारे गैलेक्सी के बीच में। बट बहुत ही रिसेंटली लास्ट ईयर ही हमने बहुत ही एक एडवांस्ड सिस्टम बनाया पूरे विश्व में। डिफरेंट डिफरेंट जो जगह है, अलग अलग जगह में टेलीस्कोप बना लगा के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे क्या होता है कि सारे टेलीस्कोप एक साथ पृथ्वी के हर छोर में जो जो टेलीस्कोप है, बहुत सारे टेलीस्कोप एक साथ मिलके जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है उसको ऑब्जर्व किया। और ये पहली बार इतिहास में, जो आप फोटो देख रहे हैं राइट साइड पे दाएं तरफ, वो पहली बार हमारे ब्लैक होल, हमारे गैलेक्सी के सेंटर वाले जो ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल का एकदम फोटोग्राफ, एकदम तस्वीर हमने निकाली। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स, बहुत सारे साल लगे, बहुत सारा मेहनत लगा, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स लगा ये करने के लिए। बट इवेंचुअली हमने कर दिखाया कि जो इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट उपाय से हम बोल रहे थे कि चलो यहाँ पे जरूर ब्लैक होल होगा, अब हम डायरेक्टली उसका फोटो ले सकते हैं। जैसे कि मैं किसी चीज का फोटो ले सकता हूँ कैमरा उस पे पॉइंट करके। अभी वो हमने एक बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनाया, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे हम एक्चुअली ब्लैक होल का फोटो ले सकते हैं। तो वही फोटो आप राइट पे देख रहे हैं, जो डार्क स्पॉट है बीच में वो है ब्लैक होल, इसीलिए वो डार्क है क्योंकि उससे लाइट आता नहीं है। जो आसपास का देख रहे हैं आप, जो ब्राइट येलो या गोल्डन लाइट है, उसमें वो जो मैंने बोला ना, वो धक्का धक्की चल रहा है, बहुत सारा एक्टिविटी चल रहा है, बहुत सारा गैस जो वो डार्क स्पॉट के अंदर जा रहा है, वो एक दूसरे के से टकरा रहे हैं और टकरा के वो लाइट एमिट करते हैं, इसीलिए वो ब्राइट स्पॉट्स आपको दिख रहा है। तो ये जो होता है, ये हमको मतलब लेटेस्ट नॉलेज है, ये लेटेस्ट रिसर्च है कि चलो ब्लैक होल, नॉट ओनली कि ब्लैक होल होते हैं, बट ब्लैक होल का हम फोटो भी ले सकते हैं। अब मिल्की वे के अंदर जो गैलेक्सी, अंदर जो ब्लैक होल है उसका फोटो लिए, और आसपास के नियर बाई गैलेक्सीज के ब्लैक होल का भी फोटो हमने लिया है। तो ये जो ब्लैक होल है, ये पिछले वाला ब्लैक होल से बहुत डिफरेंट। वो वाला ब्लैक होल बनता है स्टार के डेथ के बाद, छोटे होते हैं, स्टार जैसे ही होते हैं वजन में। ये वजन में होता है एक स्टार के बराबर, मान लीजिए 10⁸, मतलब 1000 लाख गुना उसका वजन होता है एक स्टार के हिसाब से, एक स्टार के कंपैरिजन में। तो बहुत ही बड़े ये होते हैं, और इस ऐसे हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं आजकल। ओटीज बता। Okay. अच्छा एक बार, सॉरी टू इंटरप्ट, एक बार आई थिंक यहाँ पे रुक के पूछ लेते हैं कि जो हमने ब्लैक होल या गैलेक्सी के बारे में बताया, अभी बात किया, किसी को उस हिसाब से कोई कोई क्वेश्चन है उस टॉपिक में? शायद क्या क्वेश्चन है? तो ये जो एक स्टार एंड अप करेगा जब डेथ होगा स्टार का, तो आइदर वो कोल्ड व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या सुपरनोवा, एक या वो ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा ना। तो हाँ। एक स्टार कैसे मतलब कैसे डिसाइड होगा कौन सा बनेगा? उसके वो मास के साथ, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ उसका मास पे, सिर्फ अच्छा, उसका स्टार का मास। जो इनिशियल मास था उसके ऊपर से। हाँ, अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो 8 सोलर मास से कम रहा तो फिर व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। 8 सोलर मास से एग्जैक्टली हमको अपर लिमिट नहीं पता है, बट वी एज्यूम 8 to maybe 20 समथिंग
depend. This is the thing, right? When something goes into a supernova, you don't know how much mass will be lost. Generally, it's a very hard simulation. But somewhere a mid-range star that is greater than 8 solar mass but smaller than maybe, I don't know, 20 or something like that, will form a neutron star. If it's heavier than that, then you generally end up forming black hole. तो फिर अपना सन डेफिनेटली व्हाइट ड्वार्फ ही बनेगा. अपना सन डेफिनेटली white dwarf बनेगा. क्योंकि जो बेसिकली श्वेता ने ये बोला कि वो डिपेंड करता है वो 3 में से कौन सा बनेगा स्टार डेथ के बाद, वो डिपेंड करता है स्टार के जो शुरू में जो वजन था, कितना भारी था स्टार, कितना बड़ा था, उस पर डिपेंड करता है. छोटा स्टार बनता है व्हाइट ड्वार्फ, बीच वाला स्टार बनता है न्यूट्रॉन स्टार, और बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा बड़े स्टार जो होता है वो बन जाते हैं ब्लैक होल. और अपना जो सन है वो बहुत सारे जो स्टार्स है उसके हिसाब से वो छोटा स्टार ही है. तो उस इसीलिए वो सन, अपना जो सन है वो बहुत बहुत सालों बाद, अभी कोई चिंता की विषय नहीं है, बहुत सालों बाद वो व्हाइट ड्वार्फ बने. इतना हमको पता है. किसी को कोई और क्वेश्चन है? शशि जी या देवेंद्र जी के स्कूल में किसी को, या फिर आई थिंक एक और दोस्त ने हमको ज्वाइन किया, शिवम, इफ यू हैव अ क्वेश्चन, अगर आपका कोई सवाल हो तो बेझिझक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Yes, sir. I don't have a question as of now. Thank you, sir. थैंक यू शिवम. लग रहा है देवेंद्र जी और शशि जी के पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं. देखो शशि जी ने unmute किया. तो शशि जी क्वेश्चन. But yes. The information is very new to me. Actually, अभी तक मैं भी ये सोचती थी कि only when the star died, it become black hole. But it is new to me also. Thank you so much. मेरे को भी यही लगता था कि ब्लैक होल ही होना है. हाँ, इसीलिए डेफिनेटली. तो थैंक्स टू श्वेता ने ये जो पॉइंट है, ये टॉपिक है, ये इंक्लूड किया हमारे सेकंड वीक के क्लास में. तो हाँ, डेफिनेटली आई एग्री विथ यू. ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है नॉर्मली कि ब्लैक होल के बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है. तो थैंक्स टू श्वेता. ओके, लेट्स मूव अहेड. ओके, अभी जो यहाँ पे देख रहे हो आप पिक्चर ऑफ द ब्लैक होल, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर इन द सेंस दैट जो ब्लैक होल है खुद में इट इज जस्ट अ सिंगुलैरिटी इन द स्पेस टाइम. इट इज जस्ट अ पंचर इन द स्पेस टाइम. बट यू सी देयर इज अ ब्लैक region and then it has a golden, whatever, orange, golden, yellow region, right, like a ring. So now in the next slide we'll use this as the background to understand what a black hole is actually. Okay, so what it is you can think of a black hole as it has a singularity, which is what is this black region in this picture. Around it there is a ring beyond which which is called as an event horizon. So this is like a cover that covers this hole or this singularity. Okay, so the idea is this is the last surface that you are allowed to go up to. If you ever cross this region, you will never come out, right? And this is true for everything. This is true for material objects, like I don't know, like if you throw a ball inside, it will go in and it will never come out. If you go inside the event horizon, you will go in and you will never come out. This is also true for objects like light, right? If light passes this surface, you can never see it back again. So anything that is inside of this event horizon, we can never access what it is. Okay, so nobody can actually ever see the singularity or the heart of the black hole directly. Okay, and this cover is what we call as event horizon. So this is the core of a black hole, a singularity covered by an event horizon. Then there are other interesting anatomies for a black hole. In this picture you see this name called photon sphere. So that is the next sphere after the event horizon that is very interesting for us. What is this is that when you go to a photon sphere, if you shine a light exactly on the orbit of the photon sphere, it will keep rotating on the sphere infinitely. Okay, so this is the last point where the light can circle in and form a closed circle. If the light ever goes inside of it, then this light will end up into the photon sphere. Okay, so what you see in this image, like the orange thing, this is the border,
the inner border of this picture is what is the photon sphere. So anything that was in the dark region, you've already gone beyond the photon sphere, and now they're in the way of entering the event horizon. Okay, so the inner boundary of this picture is the photon sphere. That is what it is. And then there is something called an innermost stable orbit. So this is where, so light can form the sphere inside of where matter can form it. So before you go on to the photon sphere, there is another ring where the particles can form circles. So like a satellite. If you want to have a hypothetical satellite going around a black hole, this is the closest you can put. This is the closest ring that where you can put a satellite. This is called like the innermost stable orbit. Okay. So this is the general structure of a black hole. So what you see is that so you generally have a supermassive black hole. There's a disk of matter. There's a heart, which is a singularity, which is covered by an event horizon. Then there is another sphere, which we call as a photon sphere, beyond which the light cannot orbit the black hole. And then there's a bigger one where the matter cannot orbit the black hole stably. So anything that is inside of this innermost stable orbit, any matter that is inside of innermost stable orbit will fall into the black hole. Any light that is inside the photon sphere will fall into the black hole as well. And as there's a disk, as we were talking before, as it revolves around the black hole, it also generates things like magnetic field and stuff. And more often than not, you see something called a relativistic jet. So the black hole takes the matter around it and it sort of beams it out as a jet, which is the relativistic jet that you see. And this is typically how a black hole looks to most astronomers. Ayan, can you summarize it, please? डेफिनेटली थैंक्स श्वेता। हाँ, तो बहुत जल्दी से, क्योंकि हम टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, 3 मिनट ही बचा है, तो मैं बहुत जल्दी से ये समराइज कर देता हूँ। तो ब्लैक होल का जो स्ट्रक्चर है, ब्लैक होल में क्या होता क्या है, राइट? तो हमने बोला कि ब्लैक होल का अंदर जो है वो सिंगुलैरिटी है, जैसे देवेंद्र जी ने भी कहा कि वो वॉल्यूम 0 हो जाता है तो डेंसिटी उसका इनफाइनाइट हो जाता है। तो वो तो हो गया अंदर वाली बात, सिंगुलैरिटी की बात। तो उसका बाहर कब वो सिंगुलैरिटी खत्म कब होता है? तो सिंगुलैरिटी खत्म होता है जब वो इवेंट होराइजन बोल के एक सरफेस आता है, उससे वो सबसे अंदर होता है ब्लैक होल का, मतलब सबसे अंदर, मतलब सबसे सिंगुलैरिटी के बाद वाला जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, वो ऐसे सोच सकते हैं कि इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन हम इसलिए यही बोलते हैं कि वो जो होराइजन है या फिर वो जो सीमा रेखा है, उसके अंदर जो भी कुछ भी हो रहा होगा ब्लैक होल के अंदर, हमको कभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि उसके अंदर से कभी कोई इंफॉर्मेशन, कभी कोई लाइट बाहर निकल के हम तक नहीं आ सकता। तो वो है इवेंट होराइजन। जो भी हमको दिखना है, जो भी ऑब्जर्व करना है, उसके बाहर करना है। उसके बाहर एक और लेयर होता है, उसको हम कहते हैं फोटोन स्फीयर। फोटोन स्फीयर का यही तात्पर्य है कि फोटोन यानी लाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां तक जा सकता है, उसके अंदर चला गया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा ब्लैक होल के अंदर। वो मैक्सिमम फोटोन स्फीयर का जो डिस्टेंस होता है वहां तक जाके वापस हम तक आ सकता है। तो हम कोई भी टेलीस्कोप से, चाहे वो कितना पावरफुल टेलीस्कोप क्यों ना बना दे, कोई भी टेलीस्कोप से हम मैक्सिमम फोटोन स्फीयर तक देख सकते हैं। जो फोटोन स्फीयर का जो रेडियस है, जो बाउंड्री है, वहीं तक देख सकते हैं, उससे अंदर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उससे अंदर एक बार अगर कोई फोटोन, मतलब लाइट के जो कण होते हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर उससे अंदर चले गए तो कभी वापस नहीं आ सकते, हमेशा के लिए वो ब्लैक होल के अंदर खो जाएंगे। तो ये हुआ गया फोटोन स्फीयर। ये टेलीस्कोप से कितना तक देख सकते हैं मैक्सिमम। और एक लास्ट जो लेयर है वो है इनरमोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए हम फोटोन नहीं, लाइट की बात नहीं कर रहे, अब कोई चीज की बात करें, कोई भी मान लीजिए रॉकेट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, या फिर नॉर्मल गैस है, कुछ भी है, कोई भी मैटर जो है वो कितना नजदीक तक जा सकता है ब्लैक होल का विदाउट बीइंग सक्ड इन, मतलब विदाउट उस ब्लैक होल उसको खा जाए, उससे पहले वो कितना नजदीक जा सकता है। एक मैक्सिमम एक डिस्टेंस होता है जितना नजदीक वो जा सकता है और वापस आ सकता है, वो उसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट, राइट? कि मान लीजिए हम अगर कोई स्पेसशिप बना लिए और ब्लैक होल को चारों ओर हमको चक्कर लगाना है, तो वो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं और ब्लैक होल के चारों ओर हम चक्कर लगा सकते हैं, राइट? उससे अगर नजदीक जाएंगे तो अगेन ब्लैक होल के अंदर हम खो जाएंगे।
तो ये है तीन ऑप्शन, तीन सॉर्ट ऑफ लेयर्स। और एक होता है ब्लैक होल से हमेशा हमेशा नहीं बट ज्यादातर केस में जेट निकलता है। जेट का मतलब बेसिकली हम जेट बोलने से जो आता है दिमाग में बेसिकली वही है, बहुत ही तेज एक फेंका हुआ एक मैटर का स्ट्रीम है, एक पार्टिकल्स का स्ट्रीम है, जो कि जैसे कि मान लीजिए जो जेट प्लेन्स हवा में उड़ते हैं उसके पीछे जैसे क्लाउड का जो धुआं का वो जो एक रेखा बन जाता है, वैसा ही समझ लीजिए ब्लैक होल जो इतना सारा चीजें खा रहा है, इतना सारा चीजें जो निकल रहा है, उसको वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हजम करके वो बाहर भी फेंकता है। मतलब थोड़ा जो लास्ट जो लेयर है फोटोस्फीयर, वो बहुत ही एनर्जी के साथ एकदम परपेंडिकुलर, अगर ब्लैक होल का जो डिस्क है, अगर जो वो अपना क्या बोलते हैं उसका जो प्लेन है वो अगर इस तरफ है, तो वो जो डिस्क जेट जो है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, एकदम एकदम 90 डिग्रीज पे होता है। बहुत ही तेजी से ब्लैक होल अपने आसपास चीजों को खा के निचोड़ के जो बचता है उसको फेंक देता है। वो जो फेंकता है वो जेट होता है, बहुत ही तेज होता है, बहुत ही फास्ट होता है, और एकदम वो स्ट्रेट बहुत ही नैरो लाइन में चला जाता है, बहुत बहुत दूर दूर तक। ठीक है, तो ये हो गया ब्लैक होल का स्ट्रक्चर का एकदम बेसिक समरी। इसके बाद आई थिंक ऑलरेडी हम 4:30 बज गए यहाँ पे, मतलब वहां पे 2 बज गए, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, और क्वेश्चन लेने के बाद मैं चाहूंगा कि एक बार हम नेक्स्ट स्लाइड दिखा दें ताकि हमको पता रहे कि क्या दिखा रहे हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हफ्ते में हम नेकेड आई एस्ट्रोनॉमी करेंगे, वो बाद में दिखाते हैं। पहले पहले पूछ लेते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन है अभी आज, या तो ब्लैक होल के स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर हमने आज शुरू से जो जो जिन जिन चीजों पे बात किया, कोई भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो अभी वो हम आंसर कर दें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर निगल लेता है तो ये फिर ये रिलेटिविस्टिक जो जेट है ये कहाँ से निकलता है, क्योंकि इसको भी अंदर ही जाना चाहिए, ये बाहर की तरफ कैसे आता है? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ श्वेता, इफ यू वांट टू टेक दैट। तो ये जो रिलेटिविस्टिक जेट है ना, ये ब्लैक होल एमिट नहीं करती है। ये क्या होता है, इट्स लाइक इट, so there is a matter disk that is going around the black hole, and this is, imagine it like it is being pulled out of the jet and is being directed in a different way. Does that make sense? So so over here if you look at it, right, there is a thin layer of stuff over the event horizon, like there's, so essentially it is pulling the matter up, and it's just the liquid that is forming, fluid that is forming a jet out. So it's not getting emitted from the black hole, it is getting pulled out from the accretion disk. Does that हाँ make जी sense? बिल्कुल। मैं थोड़ा हिंदी में समराइज कर देता हूँ। दैट्स अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन श्वेता। तो क्या होता है, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था हिंदी में, तब मैं आपके लाइक ताकि हम जल्दी समझ पाए, तो मैंने इसलिए वो कहा था कि ब्लैक होल सब चीज खा जाता है और सब चीज को निगल के निचोड़ के फेंक देता है, इसलिए मैं वो एक्सप्लेनेशन के तौर पे कहा था। एक्चुअली आप बिल्कुल सही है देवेंद्र जी, ब्लैक होल अगर किसी को खा गया तो वो वापस कैसे निकल रहा है। तो एक्चुअली जो रिलेटिविस्टिक जेट है वो ब्लैक होल के एकदम अंदर से नहीं निकलता है, जैसे श्वेता ने एक्सप्लेन किया। वो जो बाहर जो डिस्क है, जो जो सामान ब्लैक होल के अंदर गिर रहा है, उसी में से वो निचोड़ के, मतलब आप मान लीजिए अगर आप काइंड ऑफ तूफान जैसा, साइक्लोन जैसा इमेजिन करिए, वो बाहर बहुत बहुत घूम रहा है, राइट, उसी का कुछ पार्ट एकदम एकदम सीधा जाके निकल जाता है वापस, क्योंकि वो ऐसे ही घूम रहा है और ऐसे ही जो एनर्जी एमिट हो रही है, एक्सरे या फिर गामा रेज, तो वो सब के चलते एकदम कंबाइंड इफेक्ट जो होता है कि वो बाहर का सामान ही इकट्ठा होके जेट के हिसाब से निकल जाता है, ब्लैक होल के अंदर जाके वापस नहीं आता है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। तो हाँ, डेफिनेटली इट्स ग्रेट टू ये क्लैरिफाई कर दिया हमने कि ब्लैक होल के अंदर कभी कुछ निकलता नहीं है, जेट है वो बाहर का सामान ही वापस सीधा जा रहा है। और क्या होता है इज दैट जब ब्लैक होल ऐसे रिवॉल्व कर रोटेट करती है ना, तो उसके अराउंड जो डिस्क होती है, ये this is very hot and mostly ionized, so you have a lot of magnetic field. A lot of this channeling into a jet is the effect of magnetic field that it is created by a moving plasma, a ionized liquid. So I mean, if you're wondering why in certain direction, that is what is happening.
एग्जैक्टली। किसी के पास और कोई क्वेश्चन है आज के लिए? नहीं, आज के लिए अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि सेम ही क्वेश्चन था देवेंद्र सर ने पूछ लिया है वो। और नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो, तो हम जल्दी, हाँ जी बोलिए। मतलब एक्चुअली बच्चों के पेरेंट्स खड़े हैं बाहर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। हाँ नहीं, हम बोल हम सकते लोग हैं यहाँ कि पे खत्म आप करते हैं अपने क्लास में। Yeah. हम खत्म करते हैं। मैं श्वेता को रिक्वेस्ट करूंगा कि श्वेता, इफ यू कैन गो अहेड बाय 2 स्लाइड्स, जस्ट 2 स्लाइड्स where we have the pretty photos, yeah that तो हम अगले no the constellation, the Orion stuff please, yeah thank you, Yeah. perfect। तो मैं ये इसलिए दिखाना चाहता था कि अगले हफ्ते हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम ये जो ब्लैक होल वैक होल का जो टॉपिक कवर हो चुका है वो आज यहीं पे, मतलब वो यहीं पे खत्म हो जाएगा अभी के लिए। अगले हफ्ते वी विल टॉक अबाउट कि नेकेड आई एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, कि हम खाली नजरों से, खाली आंखों से आसमान में देखेंगे तो क्या क्या देख सकते हैं। पिछले हफ्ते के एंड में मैंने एक ऐप दिखाया था आपको, एक सॉफ्टवेयर दिखाया था, वो हमने सोचा था कि इस हफ्ते कर पाएंगे, बट थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। बट कोई बात नहीं, आई थिंक हमने थोड़ा बहुत कुछ सीखा आज, एंजॉय किया, मैंने तो डेफिनेटली एंजॉय किया। तो वो जो स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर है वो भी अगले हफ्ते दिखाएंगे। और ये भी जो इतने इतने खूबसूरत फोटोज है, ये जो नेबुला है, ओरायन जो है, कॉन्स्टेलेशन है, ये सब क्या क्या है क्या नहीं है, वो हम अगले हफ्ते इसी के बारे में बात करेंगे। मोर और लेस नेकेड आई एस्ट्रोनॉमी जो है, आंख से क्या क्या देख सकते हो, कितना देख सकते हैं, कितना नहीं देख सकते हैं, साल के कौन से टाइम में कौन से हेमिस्फीयर से क्या देखा जा सकता है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, वही सब हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे देना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजेशन के Thank लिए। you so much. Very nice, wonderful and knowledgeable session. You know, black hole. Thank you. थैंक यू Thank you, ऐसे हर शकील, वीक thank you मिलेंगे, हर देवेंद्र जी आने वीक के नया लिए। सीखेंगे एकदम। ठीक है, तो आई थिंक अगर किसी के पास और कोई एडिशनल कमेंट्स या क्वेश्चंस नहीं है तो रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले Sweta, do you want to repeat something that we said before stopping recording last time? I remember we said हाँ, it's something. I okay. forgot what. Just if you have any questions, you post in the comments. Yeah. ठीक है। Right, Exactly, yeah, like that's the one. YouTube Yeah. comments are still available, and also the WhatsApp group. Definitely. Yeah, exactly. So if anybody who is not in the class right now is watching the video later on, please feel free to comment either in the WhatsApp group or in the YouTube video comment list, and we will answer them. डेफिनेटली, जो कोई भी ये वीडियो बाद में देख रहा होगा, प्लीज हमको अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट में डाल दीजिए, हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। आई थिंक आज के लिए रिकॉर्डिंग यहीं स्टॉप